हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हम समास को देख रहे हैं। तो आज तीसरा लेक्चर हो जाता है। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। तो दोस्तों, हम समास के जितने प्रकार होते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों जो तत्पुरुष समास है उसको वो थोड़ा विस्तृत हो जाता है, तो उसको एक अलग से सेपरेट लेक्चर में कवर किया है। और उसके बाद में कर्मधारा, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययभाव समास को इस लेक्चर में और हम कवर करेंगे। और समास से आपके जितने भी डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते। इससे पहले दोस्तों तत्पुरुष समास को आप जरूर पढ़िए, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, समास आपको पता होगा कि संधि 2 वर्णों के मेल से बनी होती है, और समास 2 पद के मेल से। 2 शब्द नहीं दोस्तों, 2 पद अलग अलग हो जाते, वह आपको पता हो। कुछ बेसिक सी बात है। देखिए, तो ये समास के प्रकार हो जाते। जो तत्पुरुष समास है उसको दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया है। कर्मधारा समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए, जो कि आपको पता होगा। जो कर्मधारा समास होता है, कर्मधारा समास में तुलना होती है। ठीक है, तुलना 2 तरीके से होती है। एक तो डायरेक्ट तुलना होती है और एक गुण के आधार पर होती है, उसको भी हम देखेंगे। जो द्विगु समास है, संख्या आपको दिखेगी। द्वंद्व समास है, यहाँ पर आपको क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे का विलोम आपको नजर आएगा, योजक चिन्ह दिख जाएगा बीच में, और कह सकते हैं कि बीच में और भी आपको दिख जाएगा। ठीक, उसको हम देखेंगे। फिर बहुव्रीहि 2 पद रहते हैं और 2 पद तीसरे का कोई अर्थ निकालते, अपना वो अर्थ दिखता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि कोई विशेष होना चाहिए। और उसके बाद में अव्ययभाव समास जो परिवर्तनशील रहता है, मतलब जो परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो अविकारी रहता है। लिंग वचन का किस पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, वह जैसा था और जैसा ही रहता है हमेशा। दोस्तों, कुछ बेसिक से डिफरेंस मैंने बता दिए। अब इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, जो आपको पता होगा, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारा और द्विगु समास को ऐसा कहा जाता है कि उसी के अंदर से ये आए हैं। ठीक, तो उन्हीं के अंदर माना जाता है कर्मधारा और द्विगु समास को। तो देखिए, इनके दोनों पद में अगर देखा जाए, तो जो पहले कर्मधारा को देखते और फिर द्विगु को देखेंगे। जो कर्मधारा समास से आपको पता होगा तुलना होती है। जहाँ भी आप तुलना देखें दोस्तों, कोई भी चीज को लेकर, वहाँ पर आप मान सकते हैं कि कर्मधारा समास वहाँ पर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इसकी तुलना होती है, वो तुलना 2 तरीके से आपको नजर आएगी। 2 तरीके से, एक तो डायरेक्ट तुलना होती है और एक कोई गुण के आधार पर होती है। अगर कोई उसमें गुण है, गुण के आधार पर होगी, तो दोस्तों 2 बातें आपको याद रखनी है। एक होता है विशेषण और एक होता है विशेषज्ञ। विशेषण का मतलब होता है, ठीक, वह शब्द जिससे तुलना हो रही है। अभी मैंने बताया कर्मधारा समास में तुलना होती है, तो तुलना होगी ना उसमें, जब बताई तो होगी जब भी। ठीक, तो एग्जाम्पल आप देखें, तो विशेषण उस शब्द को बोलते हैं वह शब्द जिससे तुलना हो रही है, और विशेषज्ञ वो हो जाता है जिसकी बात हो रही है, मतलब जिसकी तुलना होगी। दोस्तों, आप कंफ्यूजिंग ना हो, दोनों यदि एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषज्ञ। विशेषण वह शब्द होता है जिससे तुलना होगी, ठीक, और विशेषज्ञ वह होता है जिसकी बात हो रही है, जिसकी तुलना होगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये गुण के आधार पर पहले बात कर रहे हैं और फिर नॉर्मली बात करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है नील गगन। क्या लिखा है? नील गगन। अब इसमें मेन चीज क्या है? यहाँ पर गगन आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? गगन नजर आ रहा है। तो बात किसकी हो रही है? गगन की हो रही है। गगन कैसा है? तो गगन नीला है। तो नीला है जो गगन। तो दोस्तों बात किसकी है? गगन की। तो गगन हो जाएगा विशेषज्ञ। और इसमें कैसा गुण है? कैसा है गगन? जो ऊपर देखते हैं दोस्तों, आसमान का पर्यायवाची गगन हो जाता है, आपको पता होगा। तो देखिए, गगन कैसा है? तो गगन ऊपर की ओर देखने पर नीला दिखाई देता है। तो नीला है जो गगन। तो मैंने क्या बात बताई कि जो गुण है वह शब्द जिसकी बात होगी तो वो विशेषण होगा, और जिसके गुण बताए गए हैं वो विशेषज्ञ हो जाएगा। तो गगन मुख्य हो जाता है, ये विशेषज्ञ, और वह शब्द जिससे तुलना हो रही है तो वह नीला है। गगन कैसा है? तो गगन नीला है।
तो नीला है जो गगन, ये आपको समझ में आया। दूसरा यहाँ पर आप देखिए बुरी आत्मा, तो बुरी है जो आत्मा, ठीक। मेन चीज क्या है वहां पर, मेन बात आत्मा है, आत्मा के बारे में बात हो रही है। आत्मा में कैसा गुण है, तो जो उसमें गुण बताया जाता है वो विशेषण होता है, मतलब वह शब्द, ठीक, वह शब्द जो उसमें कुछ गुण है उसकी बात होती है तो वह विशेषण हो जाता है, ठीक। और जिसकी बात होती है वह विशेषज्ञ हो जाता है, मतलब जो गुण रहता है, जो गुण, उसको विशेषण बोलते हैं, आप समझ लीजिए। तो देखिए बुरी है जो आत्मा, मतलब आत्मा कैसी है, तो आत्मा बुरी, यहाँ पर यह आत्मा विशेषज्ञ हो जाता है और बुरी क्या हो जाता है कि विशेषण हो जाता है। यहाँ पर पर्ण कुटी, तो कुटी कैसी है, पर्ण है, तो यहाँ पर मेन कुटी हो जाती है, मतलब विशेषज्ञ हो जाता है, और पर्ण क्या हो जाते हैं कि विशेषण हो जाता है। तो विशेषण विशेषज्ञ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। विशेषण वह शब्द, ठीक, विशेषण वह शब्द होता है जो गुण होता है, मतलब वही शब्द होता है जिसके आधार पर तुलना होगी, और विशेषज्ञ वह होता है जिस शब्द की बात हो रही है, ठीक। दोनों आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो गुण के आधार पर, अब कुछ मतलब नॉर्मली हम देखते हैं जो तुलना होती है, तो आपको पता होगा एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। यह क्या होता है उसको हम देखते हैं। जो उपमान होता है, ठीक, उपमान जो होता है मतलब जो कोई आधार रहता है उसके आधार पर बात करी गई है, और उपमेय उसको बोलते हैं कि जो शब्द है जिसके मतलब जिसके लिए बात हो रही है, ठीक। जैसे कनक लता, एक कनक लता, हाँ कनक लता, तो कनक के समान लता, कौन है, लता है, किसके समान, कनक के समान। तो मेन क्या हो गई, किसकी बात हो रही है, तो लता की, तो लता क्या है, उपमेय हो जाता है। और किसके द्वारा मतलब इस तुलना हो रही है, तो उपमेय, कनक, ये उपमेय हो जाता है, ठीक। अब देखिए कर कमल, तो कर कमल के समान हो जाता है, ठीक। घन श्याम, तो घन के समान श्याम, श्याम की बात हो रही है, कैसा है वो, घन के समान है, ठीक। चरण कमल, तो कमल के समान चरण, ठीक। ये आपको दोस्तों तुलना आसानी से नजर आ रही है, तो कर्मधारा समास ये हो जाता है। यहाँ पर गुण के आधार पर भी तुलना होती है। और कनक लता है दोस्तों आपको विशेषण विशेषज्ञ उपमेय उपमान और अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये अलंकार में भी इसको पढ़ा जाता है, जो आपको पता होगा जो अलंकार होते हैं उसमें भी, तो और अच्छी तरीके से उसमें आप समझ सकते हैं। देखिए द्विगु, अब हम द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु का सिंपल सा मतलब है संख्या जहां पर दिखे आपको, जहां पर भी, जैसा ऐसा आता है एग्जाम में कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और बताया जाता है कि इसमें से कौन सा द्विगु समास छांटो, तो आसानी से जो संख्या दिखे आपको, जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे पंचवटी, तो 5 वट, जहाँ पांच वृक्ष रहते हैं उसको पंचवटी बोलते हैं। शताब्दी, जैसे आपने देखा 100 वर्ष हो जाता है उसको शताब्दी बोला जाता है। जैसे अभी शताब्दी तो चल रही है, जो हमारे सन रहते हैं ना, जैसे अभी 2021 चल रहा है, ठीक, 2021, तो 2021 ये शताब्दी हो गई है, मतलब क्या है 21 शताब्दी हो गई है और 22वीं चल रही है। हम अभी क्या है 22वीं शताब्दी में, मतलब ये है ना 20वीं 21वीं शताब्दी में हम, 22वीं नहीं 21वीं, 20 हो गए, 21वीं शताब्दी में हम है, ठीक। देखिए और यहाँ पर सप्ताह, सप्ताह में अगर देखें 7 दिनों का होता है तो उसी को तो हम सप्ताह बोलते हैं। तो संख्या आपको दिखेगी वहाँ पर, शब्द पढ़ते आपको संख्या नजर आ जाएगी। देखिए चौरा, चौरा किसको बोलते हैं, जहाँ 4 रास्ते ऐसे बने रहते हैं, ऐसे रहते ना, एक यूँ जाता है एक यूँ जाता है, तो चौरा होगा ना, 4 रास्ता, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो चौरा जहाँ संख्या है वहीं पर, तो संख्या आपको त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किसको बोलते हैं, जहाँ 3 जन रहते वो हम बोलते हैं ना त्रिमूर्ति, ये तो वही ये 3 है वहाँ पर। तो जहाँ संख्या आपको बेसिक से फटाक से दिख जाए दोस्तों, वो द्विगु समास हो जाता है, ठीक। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास और भी आसान यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इसमें विलोम आपको दिखेगा, योजक चिन्ह दिखेगा, ऐसा योजक चिन्ह दिख जाएगा आपको, और दिख जाएगा बीच में, और एक दूसरे के पूरक रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, यूँ समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए अन्न जल, अन्न जल का संबंध है कि नहीं, बीच में आपको योजक चिन्ह भी दिख रहा है, और अन्न और जल भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अपना पराया, ये भी एक दूसरे से संबंध, अपना पराया, और अपना और पराया ऐसा भी हो सकता है। दिन रात, तो दिन और रात, बीच में और लग सकता है, और योजक चिन्ह भी आपको दिख रहा है।
भला बुरा, भला और बुरा हो सकता है, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तो दोनों को एक दूसरे के संपर्क वाले शब्द आपको दिख रहे हैं ना, बीच में योजक चिन्ह भी दिख रहा है, और भी लगा सकते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे दिन, दिन के बाद रात काट दो, तो मैं जैसे कि कोई व्यक्ति वो बोलेगा मैं दिन रात पढ़ता हूँ, दोस्तों रात भी उसको बोलना पड़ेगा, तो तब हम समझेंगे बहुत मेहनती थी। वो सिर्फ इतना बोलेगा कि मैं दिन पढ़ता हूँ, तो समझ में नहीं आएगा हमको। तो वही है, सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दो पद रहते हैं, दोनों पद बराबर रहते हैं, ठीक, दो पद रहते हैं, और तीसरे का अर्थ अपने आप निकलेगा, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। दोस्तों जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कर्मधारा हो जाता है और जो द्वंद्व समास हो जाता है, नहीं, जो कर्मधारा हो जाता है द्विगु हो जाता है, द्वंद्व नहीं, और बहुव्रीहि हो जाता है। ये तीनों लगभग आपको एक ही दिखेंगे, क्योंकि जब आपको संख्या दिखेगी तो आप बोलेंगे ये तो द्विगु हो गया है, लेकिन जब इसको आप अर्थ देखेंगे तो कर्मधारा बताएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, तीसरे का अर्थ खास निकलना चाहिए, विशेष निकलना चाहिए। नॉर्मल अर्थ निकलेगा तो कर्मधारा में आ जाएगा, वो संख्या सिर्फ संख्या आनी चाहिए, उसमें कोई अर्थ नहीं दिखेगा तो द्विगु हो जाएगा। लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है, अर्थ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो फिर वो बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाता है। कैसे, देखिए कैसे तीसरे का अर्थ निकलेगा। दशानन, अब आप यहाँ पर देखेंगे दशानन है भाई, दशानन का मतलब क्या है, 10 हो रहा है, तो ये तो भाई द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। और दशानन यानी 10 के समान आनन, ये तो भाई कर्मधारा हो रहा है, तुलना हो जाएगी यहाँ पर, नहीं, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ और हो रहा है क्या। दशानन तो 10 सिर वाला अर्थात रावण, मतलब दो पद थे, एक ये एक ये, दोनों के मिलने से तीसरा अर्थ निकला ना, तो दशानन 10 सिर वाला अर्थात रावण, जैसे सुनते आ रहे रावण के 10 सिर होते थे, तो वही है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, तो ये रावण अर्थ आएगा इसका रावण, ठीक। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं जिसकी होती, किसकी होती है, तो भगवान विष्णु की 4 भुजाएं। तो तीसरा अर्थ निकला ना, दो पद मिलकर तीसरे का अर्थ अपने आप निकल रहा है, तो इन दोनों में नहीं आएगा है, ठीक। त्रिलोक, त्रिलोक यानी 3 नेत्र जिसके, किसके 3 नेत्र, भगवान शिव के ना, दो तो आंखें ने एक बीच में यहाँ पर, और हम बोलते भी तीसरा नेत्र भगवान का खुलना नहीं चाहिए, तो वही है त्रिलोक, वही। तो गजानन, गजानन का क्या मतलब है, गणेश जी आपको पता ही है, तो वही यहाँ पर अर्थ आपको एकदम फटाक से आना चाहिए कि इसका ये अर्थ है। अगर नहीं आ रहा है अर्थ तो फिर वो कर्मधारा में जा सकता है। दोस्तों ये कुछ विशेष हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन यहाँ विशेष। अब रावण तो एक ही है, तो एक ही यहाँ पर जो खास प्रयोग में होगा वो बहुव्रीहि में होगा। भगवान विष्णु एक ही है, शिव एक ही है, यहाँ पर गजानन गणेश जी एक ही है। मुरलीधर, मुरलीधर जो मुरली कौन बजाते, दोस्तों बंसी कौन बजाते, कृष्ण भगवान ही बजाते थे, गाय चराते थे, तो वही यहाँ पर मुरलीधर वो हो जाते। तो बहुव्रीहि, तीसरे का मतलब अर्थ निकला अपने आप, और दो पद मिलकर तीसरे का अर्थ निकालो, कोई विशेष, उसका नॉर्मल अर्थ नहीं होना चाहिए, विशेष अर्थ होना चाहिए, एक ही अर्थ, खास अर्थ रहेगा, वो बहुव्रीहि में आता है। दोस्तों तीनों चारों आपको आसानी से समझ में आओगे। जो तत्पुरुष समास रहता है वो उसमें विभक्तियां होती है, जो से उस वाले लेक्चर में आपने देख भी लिया होगा। कर्मधारा में तुलना होती है, ठीक। द्विगु में संख्या आपको दिखेगी। द्वंद्व में एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक रहते, वो एक दूसरे के विलोम भी रहते, पूरक भी रहते, उसमें योजक चिन्ह आपको और नजर आ जाएगा। बहुव्रीहि में दो पद तीसरे का अर्थ निकाल लेगा। और अब देखते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के दो पद रहते हैं, इसका पूर्व पद प्रधान रहता है, आप याद रखें। जो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान रहता है, और इन दोनों के आपको दोनों पद बराबर दिखेंगे। और ये कर्मधारा और द्विगु तत्पुरुष में आ जाते तो जैसा उनमें उसमें रहेगा तत्पुरुष में, ऐसा इनमें भी रहेगा। यहाँ पर अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान रहता है, ठीक। और ये परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा रहता है। यह अविकारी रहता है, और दोस्तों अविकारी मतलब बदला नहीं जा सकता। और दोस्तों क्या इस पर लिंग वचन किसका भी कोई प्रभाव नहीं रहता, यह जैसा था वैसा ही रहता है, और इसका पूर्व पद प्रधान रहता है। कैसे, देखिए अजन्मा, तो अजन्मा, अजन्मा तो अजन्मा ही, ठीक, अजन्मा हो जा सकता है। अजाना, अनजाना, जो से जिसको हम जाना नहीं, दोस्तों अजाना हो जाता है।
ये कुछ ऐसे जैसे शब्द रहते हैं वैसे ही रहते हैं, इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अनजाना, अनजाने, तो अनजाने में कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो हम बोलते हैं ना अनजाने लड़के लड़की है, अनजाना जानवर है, इसको हमने कभी देखा ही नहीं। जो अनजाने सबके लिए यूज में आते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन सबके लिए यूज में प्रतिदिन आएगा। तुम रोज कहाँ जाते हो? मैं खेलने जाता हूँ। तुम कहाँ जाते हो? मैं कोई शहर गाँव जाता हूँ। तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो? लड़का लड़की, ऐसे ही प्रतिदिन तो सबके लिए ये यूज में आएगा। तो जैसा था वैसा यूज में आएगा। प्रत्यक्ष भी जैसा है वैसा ही यूज में आता है। तो जैसे जो शब्द वैसे ही यूज में आ रहे हैं दोस्तों, वह अव्ययभाव समास में ही आएंगे। तो आपको समास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तत्पुरुष समास। और जो आज के जो 5 समास हमने कवर किए, बस 6 समास होते हैं, यूँ तो 4 होते हैं क्योंकि ये दोनों तत्पुरुष में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समास अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम रस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।